हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हमारा जो मॉक टेस्ट नंबर होने वाला वो होगा 7। इससे पहले 6 मॉक टेस्ट और 3 चैप्टरों को छोड़कर सारे चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब उन चैप्टरों से आपका कोई भी प्रश्न नहीं फंस रहा होगा। अगर फिर भी ऐसा कोई प्रश्न है जो आप नहीं लगा पा रहे हो तो कमेंट सेशन में वो आप पूछ सकते हो, आपको वो करा दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसी का भी आपको पूछना है। ओके ना मेरे दोस्त। तो शुरुआत करेंगे हम लोग आज की क्लास की। इस क्लास में बेसिकली जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो बीजगणित के क्वेश्चन है, यानी अलजेब्रा क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो किसी किसी के बुक में दिए गए हैं। भाई सबके पास एक ही पब्लिकेशन की बुक तो होती नहीं है, तो अदर पब्लिकेशन में कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उन क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। एक क्वेश्चन अगर किसी ने पूछा है तो उससे रिलेटेड हमने एक और क्रिएट किया है, यानी डबल क्वेश्चन है हर एक टाइप के, ठीक है ना। तो आपका कंसेप्ट भी इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अंत तक देखना, अगर कोई भी डाउट है आपका तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अगर नए हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है ना मेरे दोस्त। आइए शुरुआत करते हैं। देखो, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x माइनस के y बराबर 4 और एक है आपका 3x प्लस के 2y बराबर के 27 में आपको x और y की मान निकालना है। आपको x और y की वैल्यू निकालना है, बस इतनी सी बात आपसे जानना चाह रहा है क्वेश्चन। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा। क्या, जरा देखो इधर, देखो इधर, देखो यहाँ पर ये जो आपका एक होता है इसे हम कहते हैं युगपत समीकरण। इसे क्या बोलते हैं? युगपत समीकरण। जो ऐसे आपके समीकरण होते हैं इनको बोलते हैं हम युगपत समीकरण। मेरी बात को समझना, समीकरण से तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो। भाई समीकरण कभी कभी क्या होता है, गड़बड़ भी हो जाता है। अब कौन सा समीकरण गड़बड़ हो जाता है आपको पता है ना। तो देखो, ये युगपत समीकरण मतलब बीच में इक्वल का चिन्ह होगा, लेफ्ट हैंड पे कुछ होगा एंड राइट हैंड पे कुछ होगा। तो इन सब में दोनों में आपको दिख रहा है। तो बेसिकली जो युगपत समीकरण को हल करने की 2 विधियां दी होती हैं बुकों में। 2 विधियां कौन कौन सी? एक तो आपकी दी हुई होती है प्रतिस्थापन विधि, एक दी होती है आपकी प्रतिस्थापन विधि और एक आपकी दी होती है विलोपन विधि। मेरे दोस्त बात को समझना, एक होती प्रतिस्थापन, एक होती है विलोपन। भाई प्रतिस्थापन का मतलब पता क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि हम एक चर का मान निकालकर प्रतिस्थापित करते हैं। एक चर का जो वैल्यू निकालते हैं, एक चर का जो मान निकालते हैं उसको हम किसी समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। इसका सेंस इतना होता है, ठीक ना, प्रतिस्थापित करते हैं, ये इतना मतलब होता है। किसी भी चर का हम मान निकालेंगे और मान निकालने के बाद उसको किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, फिर आगे की गणित की संक्रियाओं को पूर्ण करेंगे। विलोपन में क्या होता है? विलोपन में हमें एक पद का विलोप करना पड़ता है। एक पद का क्या करना पड़ता है? विलोप करना पड़ता है। और विलोप हम 2 तरीकों से क्वेश्चन में करते हैं। एक तो समीकरणों को जोड़कर, मेरे भाई बात को समझना, एक तो समीकरण को ऐड करके और एक करते हैं समीकरण को सब्ट्रैक्ट करके, मतलब समीकरण को घटा के। तो इस चीज को आप देखना, समीकरण जुड़ेंगे घटेंगे तभी, विलोप तभी होगा जब इनके गुणांक क्या होंगे? बराबर होंगे। गुणांक क्या होंगे? बराबर होंगे, तभी एक पद का विलोप होगा। जब गुणांक किसी एक चर के गुणांक बराबर होंगे तभी आपका क्या होगा? विलोप होगा। अगर मैं बात करता हूं तो ये जो विलोपन विधि है, ये विधि आपकी थोड़ा सा आसान होती है। थोड़ा सा क्या है? बहुत आसान होती है, ठीक है ना। आसान ऐसे लिखा जाएगा, चलो ठीक है। ये आपकी विलोपन विधि क्या होती है? थोड़ा सा आसान होती है। लेकिन ये जो प्रतिस्थापन विधि है ये थोड़ा सा कठिन की श्रेणी में जाती है। तो ये जो होती है एग्जामिनर इससे थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछता है इस विधि से, ठीक है ना। क्योंकि इस विधि से क्वेश्चन लगाओगे तो क्वेश्चन 7-8 स्टेप में सॉल्व होता है। लेकिन अगर वहीं आप विलोपन की विधि की बात कर लो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4
आपके स्टेप लगते हैं और उसमें क्वेश्चन क्या हो जाता है, आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना। खैर, मैं पहला क्वेश्चन आपको दोनों विधियों से बताऊंगा, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, बस आपको सीखना है चीज़ों को। बस तो इतना आप समझ गए हो कि युगपत समीकरणों को हम दो तरीकों से सॉल्व करते हैं। आइए मेरे दोस्त, फिर हम बात करते हैं सीधे इस क्वेश्चन की। ज़्यादा हम अपनी वाणी को लंबा ना खींचते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर सी बात है। चलो देखो, इधर देखो भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करता हूँ, मैंने हेडिंग क्या लगाया कि प्रतिस्थापन विधि से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ज़रा मेरी बातों को समझना, है ना, मेरी बातों को समझना। भाई मेरे पास पहला समीकरण है x माइनस के 4 बराबर x माइनस के y बराबर 4, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। देन दूसरा हमारा क्या है 3x प्लस के 2y और बराबर कितना है 27, इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। केवल मैंने अभी समीकरण माना है। अब इतना करने के बाद आपको किसी एक भी समीकरण से चल लीजिए। ध्यान आपको यह रखना है, अगर आप समीकरण 1 से चलते हो, अगर आप समीकरण 1 से चलते हो तो जो भी एक चर का मान निकालोगे उसका मान आप समीकरण 2 में रखोगे। लेकिन अगर आप समीकरण 2 से चलते हो तो जो भी मान निकालोगे उसका मान समीकरण 1 में रखोगे। अगर मैं समीकरण 1 से चलता हूँ तो समीकरण 1 हमारे पास था x माइनस के y बराबर के 4। अब हमें पता है प्रतिस्थापन विधि में एक चर का मान निकालना पड़ता है, तो अगर यहीं से मैं x बराबर निकालूं तो y माइनस से उधर चला जाएगा प्लस में, 4 प्लस के y हो जाएगा। अब ये जो निकल कर आया इसको हम नाम देते हैं समीकरण 3, और इसको आराम से आप डिब्बे में पैक कर लो ताकि आपकी नज़र इस पे बनी रहे। क्लियर बात हो गई। अब आपने एक चर का मान निकाला, आप चले थे समीकरण 1 से, जिस समीकरण में से चलोगे उसमें मान नहीं रखना है, अदर में मान रखना है। भाई 1 से हम चले थे तो अब हम मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 3 का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। इस बात से क्या सहमत हो आप, समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, आप जैसा सुविधा समझो। ठीक है ना। अब मैं आपसे कहता हूँ समीकरण हमारा 2 क्या था। भाई समीकरण 2 में लिखूंगा तो वो था 3x प्लस में 2y और बराबर के कितना है 27 है। अब x के स्थान पर हमको 4 प्लस के y लिखना है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 3 और ब्रैकेट x के स्थान पर हमको क्या लिखना है 4 और प्लस में क्या लिखना है y, और फिर ये प्लस का बच गया 2y बराबर के क्या बच गया 27, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से पहले इस 4 में गुणा, फिर 3 से इस y में गुणा, तो आगे की चीज़ें इधर सीखते हैं। 3 से अगर 4 में करेंगे तो 3 चौके 12 हो गया, 3 का अगर y में करेंगे तो प्लस के क्या हो गया 3y हो गया, और प्लस के क्या बचा आपका 2y बच गया और बराबर क्या हो गया आपका 27 हो गया। बातों को समझना मेरे दोस्त, 12 प्लस से इधर आएगा माइनस में, और 3 और 2 मिलकर क्या हो गए 5y, और ये 27 12 प्लस से इधर आ गया माइनस में 12। और अब y बराबर अगर आप निकालोगे 27 से 12, 7 से 2 गया तो 5, 2 से 1 गया तो 1 15, 5 आ गया आपका बट्टे में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब अगर एक चर का मान पता चल गया तो दूसरे चर का मान कैसे निकालेंगे, आप किसी में भी रखो मान आपका सेम आएगा, लेकिन रखना किस में होता जिससे हमको आसानी से मान पता चल जाए। तो आप देखो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट y का मान रख दूँ तो हमें x का मान पता चल जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका मान अगर मैं समीकरण 3 में रख देता हूँ, समीकरण 3 में क्या कर देता हूँ रख देता हूँ, तो समीकरण 3 था हमारा x बराबर y प्लस में 4, और y बराबर 3 आ गया है, तो x बराबर क्या आएगा 3 प्लस में 4, यानी x बराबर कितना आएगा 7 आएगा। आपके दोनों मान निकल कर आ गए, x बराबर 7 और y बराबर 3। बात को समझे, ये होती है मेरे दोस्त आपकी प्रतिस्थापन विधि। इसी क्वेश्चन को मैं आपको विलोपन विधि से बताऊंगा, और वो भी विधि आपको सीखना जरूरी है क्योंकि कभी डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि विलोपन विधि से लगाओ प्रतिस्थापन विधि से लगाओ, तो आप कैसे चीज़ों को सीखोगे। बोलो बात क्लियर। उत्तर एक बार आप देख लो, 3 और 7 आया है।
अब यहीं से हम इसको थोड़ा सा विलोपन विधि से लगाते हैं। भाई स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि बाद में आप प्रैक्टिस कर पाओ क्वेश्चन की। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको विलोपन से कराता हूँ तो क्या हमारा आंसर यही आएगा? चलिए सीख लेते हैं थोड़ा सा। अब हेडिंग क्या लगाएंगे सर? विलोपन विधि। कौन सी विधि लगाएंगे? विलोपन विधि अपन लगाएंगे, विलोपन विधि, ठीक है ना। तो फिर से वही काम, समीकरण लिखो x माइनस के वाई बराबर के 4। दूसरा समीकरण लिखो आप 3x और प्लस के 2y बराबर के कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त, आपको गुणांक बराबर करने हैं। भाई देखो अगर x के गुणांक करें तो बराबर नहीं है, चाहे तो y की कर लें तो भी बराबर नहीं है। तो अगर मैं डायरेक्ट y के गुणांक बराबर कर लेता हूँ, भाई अगर मैं y के गुणांक बराबर करूँगा तो ये काम हो जाएगा। x के चाहे बराबर कर लें, तो अगर मैं x के गुणांक बराबर करूं तो यहाँ 3 है, मतलब इसमें 3 से क्या कराना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तभी ना 3x होगा। तो आगे की कहानी हो जाएगी, ये हो जाएगा 3x और माइनस के क्या हो जाएगा? 3y बराबर के 4, यहाँ कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बात समझ गए? और यहाँ आपका नेक्स्ट स्टेप 3x और प्लस के 2y बराबर के कितना बच गया भैया? 27 बच गया, ये 27 बच गया। अब क्या करेंगे? अब हम घटा सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं? हम घटा सकते हैं। देखो माइनस, क्योंकि चिन्ह विपरीत होंगे तभी आपके कटेंगे, और ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब हमारा देखो आंसर कैसे आएगा? प्लस माइनस काम खत्म, माइनस के 3y माइनस के 2y, तो माइनस के 5y बराबर, माइनस के इधर क्या बन जाएगा? 15, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर 5 तियाँ 15। बात क्लियर? y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। x की वैल्यू पता करना है, इस वाले समीकरण में रख दो चाहे इसमें रख दो। अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूं तो आप देखो, मैं समीकरण 1 में रखूंगा तो यहाँ पर था x माइनस के y बराबर के 4। y की वैल्यू मेरे को ना 3 रखनी है, तो x माइनस के 3 बराबर के 4, तो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 7। कितना आया? 7 आया। तो मात्र विलोपन विधि में इतना स्टेप सॉल्व करना रहता है। y बराबर 3 आया, x बराबर 7 आया, दोनों से आंसर सेम आएगा मेरे भाई। बस याद रखना, ये थोड़ा सा हमें आसान बैठती है और प्रतिस्थापन थोड़ा सा कठिन बैठती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें स्टेप ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक बार आपके दिमाग में बैठ गई तो फिर कभी नहीं निकलेगी। और इससे पहले मैंने कई बार आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कराया। डन मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है और उसका उत्तर बताओ। प्रश्न संख्या 2 बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, उसका उत्तर आपको बताना है। कोई भी विधि आप लगा देना, डजंट मैटर, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आप इस विधि से प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोई भी विधि लगा सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये कह रहा है 2x माइनस के 5y, 2x माइनस के 5y माइनस के 16 बराबर के 0, है ना। फिर आपको दिया गया 3x प्लस के 4y माइनस के 1 बराबर के 0। तो वही काम आपसे पूछे हैं, x और y की वैल्यू, x और y का मान आपसे पूछे हैं। जरा लगाओ लगाओ भैया लगाओ, जरा उत्तर क्या आएगा। मैं देखता हूँ कितने साथी बताएंगे, मैं देखता हूँ भाई कितने साथी बताएंगे इसका उत्तर, ना। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई इसका उत्तर क्या आएगा फटाफट से। देखो मैं लगाता हूँ, ठीक है ना, साथ में आप लोग भी लगाएंगे। अब मैं कहता हूँ कि ये मेरे दोस्त है 2x माइनस के 5y। क्या मैं माइनस के 16 को इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो वो हो जाएगा प्लस में 16। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ये पहला समीकरण बन गया। वहीं पर अगर मैं कह दूँ ये है 3x और फिर है प्लस के 4y और ये माइनस के 1 उधर भेज देंगे तो ये प्लस में 1 हो जाएगा, तो ये हो गया बराबर प्लस के 1। तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं, तो ये 1 बराबर ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 2 हो गया ना। अब देखो आप गुणांक बराबर करो भाई, ना तो x के बराबर ना तो y के बराबर। तो अगर मैं x के बराबर करता हूँ तो 3 2 × 7 6, मतलब इसमें हमें 3 से गुणा कराना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6x
ये हो गया 6x माइनस 5 तियाँ 15y हो गया बराबर 16 तियाँ 48 हो गया ना। और ऐसे इसमें गुणा कराएंगे तो 2 तियाँ 6x हो गया प्लस 4 दूनी 8y हो गया 8y हो गया सर बराबर के 2 एकम 2 हो गया। अब आपके गुणांक बराबर चिन्ह परिवर्तित करना पड़ेगा तो माइनस और ये माइनस, बात खत्म। ये क्या हो गया, कट गया, माइनस के 15 माइनस के 8, 8 5 13 माइनस के 23 हुआ और बराबर के ये बच गया 46, बच गया ना। तो y बराबर कितना आएगा, माइनस के 23 एक कम माइनस के 23 दूना 46 माइनस के 2, y की वैल्यू माइनस के 2 आ गई, y की वैल्यू माइनस के 2 आ गई। तो हम चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, आंसर तो हमारा सेम ही आने वाला है ना। तो अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 2 आ गई तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, देखो जरा इधर, इधर देखो कैसे निकालेंगे। हम अगर इसमें मान रख देते हैं, है ना, इसी में तो मान रखेंगे 3x प्लस में 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी, माइनस के 2 बराबर के 1, 4 दूनी 8 माइनस में 8 उधर जाएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा। तो 3x माइनस के 8 बराबर 1, तो 3x बराबर 8 एक हो जाएगा 9, x बराबर 3 तियाँ 9, x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। बोलो बात क्लियर है, कितना आ गया, 3 और 2 आपका सही उत्तर है, 3 और 2 आपका सही उत्तर है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए आगे पहुँचते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आइए अगले प्रश्न की तरफ पहुँचते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या है। क्लियर, समझ गए होंगे, है ना, नॉर्मल सा प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब ऐसा प्रश्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक बार कमेंट करके बताना आप लोग, ऐसा प्रश्न हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यह कह रहा है कि क्या, आपको बताना है ना, क्या x प्लस में 6 x प्लस में 6 एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 42 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ऐसा प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है पेपर में। तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे डील करोगे, कैसे, देखो ऐसे हम कह दें तो आप थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझना। हमने कहा क्या, क्या 9 18 का एक गुणनखंड है, मैंने ऐसे पूछा मस्त वाला, मैंने पूछा क्या 9 18 का एक गुणनखंड है, इतना पूछा, ठीक है ना भाई। तो आपको देखो यहाँ करना क्या है, आपको यहाँ करना क्या है, बात को समझना जरा, ठीक है ना मेरे दोस्त। देखो आपको किसका गुणनखंड पूछे, 18 का, तो हम क्या करेंगे, 18 इससे भाग कर देंगे जिसका पूछे है 9 से, और 9 दूनी 18। अगर इस केस में हमारा शेष 0 आएगा, अगर इस केस में हमारा शेष क्या आएगा, 0 आएगा, तो जब 0 शेष आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ यह 9 18 का एक गुणनखंड है। कब, जब शेष क्या आएगा, 0 आएगा। बात को समझ रहे हो ना, जब शेष 0 आएगा तब हम कहेंगे कि 18 का एक गुणनखंड 9 है। वही केस आपको यहाँ पर भी फॉलो कराना है, वही केस आपको यहाँ पर भी फॉलो कराना है। देखो कैसे, इस बात को समझिए, देखो कैसे भाई, हमारे पास ये हमने कहा यार हम चेक कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 42, चेक कर लेते हैं कि क्या x प्लस 6 से पूरा डिवाइड है, यही चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं x स्क्वायर लाऊं तो x से गुणा कराऊंगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, देन 6 से भी गुणा होगा तो प्लस 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 6x हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस ये तो खत्म, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 7x और माइनस के 42। बात को समझ पा रहे हो ना, ये सब क्वेश्चन लगाना सिखाया कि नहीं सिखाया, सिखाया ना। अब देखो यहाँ में माइनस के 7x लाना, तो माइनस के 7 से मल्टीप्लाई, तो माइनस के क्या आ जाएगा 7x और माइनस प्लस माइनस 7 6 कितना हो गया 42 हो गया। अब माइनस से प्लस
तो मेरे दोस्त एक चीज़ देखो कि रिमाइंडर कितना आया, शेष 0 आया। और जब ऐसे केस में शेष 0 आता है तो हम क्या कहते हैं कि हाँ यह एक गुणनखंड है। हम क्या कह सकते हैं, हाँ एक गुणनखंड है। बस बात को मेरे समझना, जो आप में बहुपदों का भाग है बस उसकी लैंग्वेज क्वेश्चन ने चेंज किया है, बाकी सारा कंसेप्ट आप वही लगा रहे हो, केवल लैंग्वेज का कमाल है। क्लियर? ऐसा ही नेक्स्ट प्रश्न दे रहे हैं, लगा के दिखाओगे ना। चलो इसको नोट करो, आगे पहुंचते हैं। इसको नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन लगा के बताइए जल्दी से। ये बात समझ गए हो ना, वेरी गुड। चलो अगला होगा क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 की भाषा क्या है आप उसको समझो और बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया क्या, कहा गया क्या 4x माइनस में 3, 4x माइनस में 3, 4x स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 12 का एक गुणनखंड है, फैक्टर है। चेक करके बताओ, चेक करके बताओ भैया चेक करके बताओ इसको, क्या ये फैक्टर है या नहीं है। फटाफट से चेक करके बताना है। सारी चीज़ें रिलेट करा दिया मैंने आपको, कैसे करेंगे। तो देखो भाई इससे भाग कर लेते हैं ना, तो हम ये 4x स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 12, अगर इस केस में रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, अगर रिमाइंडर हमारा आ रहा है 0 तब तो गुणनखंड होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे, नहीं ये फिर अब गुणनखंड नहीं होगा। तब यही कहेंगे ना, बस चेक करना है। कैसे चेक करेंगे भाई, हम मेरे को 4x स्क्वायर लाना, 4x है तो जाहिर सी बात है x से गुणा कराएंगे भाई। 4 एकम 4 x और x स्क्वायर हो गया। बात को समझ पा रहे हो ना, x और x क्या हो गया भैया, x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब क्या हो गया, अब इस माइनस के 3 से भी गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया हमारा 3x। बहुत अच्छी बात, ये माइनस से प्लस। ओके, ये तो सर खत्म हो गया। प्लस का 3x माइनस का 13x, तो माइनस के 10x और माइनस के 12 मेरे पास बच गया। हमारे पास 4x है, हमें न क्या लाना, माइनस के 10x लाना है। तो मैं किससे गुणा करूँ कि हमारा माइनस के 10x आ जाना चाहिए। भाई 4 से तो आएगा नहीं, मैं 4 में किस संख्या से गुणा कराऊँ। देखो ऐसे अगर बटे में चीज़ें आ जाए ना तो ऐसे समझो, मैं 4 में किस संख्या से गुणा कराऊँ कि गुणनफल हमारा कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो आप कहोगे सर x बराबर 4 इधर आ जाएगा, तो बटे में 10/4 से गुणा कराना चाहिए। अगर मैं 10/4 से गुणा करा दूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। अच्छा, क्या मैं यहीं पर इसको काट कर 5/2 कह सकता हूँ। अगर मैं 4 में गुणा कराऊँ 5/2 से तो क्या हमारा ये 10 आएगा, जरा समझिए। अगर मैं 4 में गुणा करा दूँ 5/2 से तो 2 दूना 4, 5 दूनी 10। तो कहने का मतलब किससे, 5/2 से। इस चीज को समझ पाए हो ना, ठीक है। तो माइनस में लाना है, मतलब माइनस के 5/2, और x तो यहाँ मिल ही जाएगा। तो देखो 2 दूना 4, 5 दूनी 10, माइनस के 10x। और अब माइनस के 3 से गुणा कराओगे 5/2 में, तो 5 तियाँ 15/2, तो प्लस के क्या आ जाएगा, 15/2। नहीं समझे भाई, माइनस के 3 का गुणा कराओगे माइनस के 5/2 में, तो 5 तियाँ 15, माइनस माइनस प्लस 15/2 आ जाएगा। आ गया 15/2। अब इसको देखो सॉल्व करिए, ये माइनस तो प्लस और ये प्लस तो ये माइनस, ये तो खत्म हो जाएगा। अब ये जुड़ जाएंगे, लेकिन अब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा भाई। रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा कितना आएगा भाई, माइनस के 12 और माइनस के 15/2। 12 दूना 24, 24 में अगर हम 15 जोड़ेंगे, 24 5 29 10 39, यानी वी कैन से दैट माइनस के 39/2। ये क्या
आएगा, हमारा रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर तो भैया 0 बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर हमारा कुछ ना कुछ बच रहा है तो हम क्या कहेंगे, नहीं यह एक गुणनखंड नहीं है। हम ऐसे लिख देंगे, नहीं यह एक फैक्टर जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड, वो क्या हो जाएगा, नहीं है। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं मेरे दोस्त? क्या आप हमारी बात से सहमत हो? ऐसा प्रश्न बन जाएगा अब कि नहीं बन जाएगा? बोलो भाई, बना लोगे ना ऐसा प्रश्न? बढ़िया अच्छे से बनाना है आपको इस प्रश्न को, है ना। चलो नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 5। और 5, 6, 7, 8 ये आपके सर्वसमिका बेस्ड क्वेश्चन है। उनको भी करते हैं, समझ गए हो ना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गए ना, 5, 6, 7, 8 यानी 4 क्वेश्चन लगातार जो है आपके सर्वसमिका बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो जरा कैसे लगाएंगे, इधर देखो। ऐसे क्वेश्चन मैंने काफ़ी कराए मेरे दोस्त, याद रखना बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, बस ज़रूरत है तो आपको एक बार रिवाइज करने की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, या हम यहाँ हेडिंग ही डाल देते हैं ऊपर। हमने हेडिंग डाल दिया, निम्न को सर्वसमिका से हल करो। भैया हेडिंग डाला, उसी हिसाब से उत्तर देना, सर्वसमिका से हल करो, ऐसे वाला, है ना। तो पहला क्वेश्चन इसमें 5 नंबर है, 71 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर आपको सर्वसमिका के रूप में हल करना है, ठीक ना। फिर क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 है आपका, वो है 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर। इन दोनों प्रश्नों को जरा हल करके बताओ, कैसे हल कर सकते हो। जरा देखो, हम इसको 2 या 3 सर्वसमिकाओं से इसको हल करेंगे। सबसे पहली सर्वसमिका आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये पढ़ा है। देन दूसरा आपने फार्मूला आपको याद होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर, ये बात याद है ना। और तीसरा फार्मूला आपने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस में बी, 1 ब्रैकेट में, ए माइनस के बी दूसरे ब्रैकेट में। बस, तो आज की क्लास में बेसिकली आपको इन दोनों पे वर्क करना है। आप देखो, सर्वसमिका कब लगा सकते हो, सर्वसमिका कभी एक चर में नहीं लगती है, बात को समझना। सर्वसमिका कभी एक पद में नहीं लगती है, उसके लिए मिनिमम कम से कम 2 पद या ज़्यादा से ज़्यादा 3 पद होने चाहिए। कम से कम 2 पद या ज़्यादा से ज़्यादा कितने पद, 3 पद होने चाहिए, बस तब सर्वसमिका लगाएंगे। तो हम यार कुछ ऐसी जुगाड़ भिड़ाएं कि इसमें 2-2 या 3-3 पद बना ले, तो हम 2 पद आसानी से बना सकते। भाई ये जो 71 लिखा है, इसको क्या मैं 70 प्लस 1 नहीं कह सकता हूँ, इसका स्क्वायर। भाई बात तो वही होगी, 70 प्लस 1 71। अब हमको पता a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फार्मूले से पूरा लगा देंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए है आपका 70, b है आपका 1, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर। 70 का स्क्वायर 7 का 49, फिर 00, 70 दूना 140, एक कम 140 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, भैया जोड़ लो, 1 आ जाएगा पीछे से, दूसरा जोड़ो, दूसरा 4, ये 4 आ जाएगा, 9 1 10 का 0 हासिल 1 4 1 5, 5041 आ गया, 5041। अगर अब अपने क्वेश्चन को आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लीजिए, 71 इंटू 71, भैया 1 एकन्नम 1 हो गया ना, 7 एकम 7 एकम 7, 7 7 14 के 4, कैरी कितना आ गया 1, 7 7 49, 1 50। आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट। ऐसे क्या मैं इसमें लगा सकता हूँ, आप कहोगे सर बिल्कुल लगा सकते हो। अब इस बार हम इस 99 को प्लस में नहीं कह सकते हैं कि 9 प्लस 9, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मैं इसको कहूँगा कि 100 माइनस 1 के स्क्वायर। अब इस बार क्या लग जाएगा, माइनस वाला रूल लग जाएगा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 100 इंटू के 1, प्लस में बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 1, उसके बाद 4 0,
4 जीरो, माइनस 100 दूनी 200, 200 एक कम 200, 200 और प्लस में 1, तो ऐड करोगे तो 1, उसके बाद 1 2 3 1 माइनस के 200। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, 0 आ गया, है ना, 9 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 यहाँ बचा दो, 9801 आपका राइट आंसर। कितना आसान, कितना आसान है, बोलो आसान है कि नहीं है। देखिए ये मत समझना कि आपके बुक में नहीं दिए गए। मैं फिर से कहता हूँ दोस्तों, बुक में अभी आपने देखा होगा, अभी हाल फिलहाल में ही कोई बैक पेपर हुआ था, तकरीबन 3-4 महीने पहले कोई ना बैक पेपर हुआ था किसी सेमेस्टर का, याद नहीं हमें। उसमें देखो 4th सेमेस्टर का पूछ लिया था, हमको लग रहा है 2nd का हुआ था ना, बताओ 2nd का पूछा था, 3rd का भी पूछ लिया और 4th का भी पूछ लिया। तो ऐसे आपकी तैयारी में 100% कराने का वादा लिया हूँ, तो हर टाइप कराऊंगा, भले ही कुछ समय लगे। अगर आप हमारे साथ रहे तो गारंटी है मेरे दोस्त, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ। डन। चलो अगला प्रश्न, 6 हो गए ना, 7वां 8वां प्रश्न बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और सर्व समीकरण से आपको हल करना है, आपको सर्व समीकरण से हल करना है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भैया, पहले 6 हो गया, 7 हो गया, अब 8 नंबर, 8 नंबर तो होगा ना, सॉरी 7 नंबर होगा, अभी 7 नंबर होगा। ये है 10.5, 10.5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 8, वो है 9.5 का स्क्वायर। अब इस बार मैंने पॉइंट में चीज़ें कर दी, इस बार मैंने पॉइंट में चीज़ें कर दी, सारा गेम बदल जाएगा अगर आप नहीं समझ पाए। अगर आप नहीं समझ पाए तो सारा गेम बदल जाएगा, ठीक है ना। कैसे लाओगे उत्तर, कैसे ला सकते हो उत्तर, देखो जरा आओ इधर। अच्छा मेरी जरा एक बात को बताना आप लोग, मैंने कई बार इस हिसाब से पूछा है, जैसे मैंने कहा 0.5, 0.5 को क्या मैं 1/2 कह सकता हूँ भाई, दोनों का, इसका भी मतलब क्या होता है, आधा होता है, और इसका भी मतलब क्या होता है, आधा होता है। मैं दोनों को आधा कह सकता हूँ। तो यार जहाँ 0.5 लिखा है वहाँ मैं 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट में चीज़ें कैलकुलेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, बट यहाँ पर हम इजीली लगा सकते हैं। बात समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो अब देखो, या आप वैसे भी लगा लो, पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको क्या कह सकता हूँ, मैं इसको कह सकता हूँ 10 प्लस में 0.5 का स्क्वायर। अब प्लस में तो प्लस वाली सर्व संख्या, सबसे पहले ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, फिर 2ab 2 इंटू 10 इंटू 0.5 प्लस बी स्क्वायर 0.5 के स्क्वायर। फटाफट तरीके से 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 दूनी 20, 20 का 0.5 से गुणा कराओगे 10, और प्लस 5.5 का स्क्वायर 0.25, 5 पंजे 25, 2 अंक पहले खिसक जाएगा, 110, 110.25। ये आपका राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर। अगर आप इसको 1/2 करके लगाते तब भी आपका यही आंसर आता, ठीक है ना। अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो, 10.5 और गुणे कर दो 10.5 कर रहे हो ना ऐसे, तो कितना उत्तर आएगा देखो जरा आप करो। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 ना, 5 0 0, 2 आ गया, 5 1 5 भाई, 3 बार 0 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर करोगे तो 1 पंजे 5 हो गया, 1 0 0, 1 1 1, 5 2 5 5 10, और ये हो गया 11 दशमलव कितने 2 अंक पहले, 110.25। ओके, अब देखो अगले प्रश्न को लगाते हैं। इसको हम इस बार माइनस में करके लगाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर 10 को बेस मानकर लगा सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ 10 माइनस के 0.5, अगर 10 से 0.5 घटाएंगे तो 9.5 बचेगा। तो लगाएंगे सबसे पहले ए स्क्वायर, ए का मतलब 10 का स्क्वायर, माइनस 2ab 2 इंटू ए 10 इंटू बी माइनस के 5 प्लस बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 माइनस 10 दूनी 20, 20 का 0.5 से गुणा कराओगे इसका आधा 10 है ना, इसका आधा कितना हो गया भाई 10 हो गया, 10 दूनी 20, 20 का अगर 0.5 से तो 20 पंचे 100.1 अंक पहले, ठीक है 10 और प्लस के पॉइंट के 25 ऐड कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 1
इतना 90 कर दें इसको, या हम इसको कह सकते हैं 100.25 माइनस के 10, तो आंसर कितना आएगा 90.25 आपका राइट आंसर। 90.25 क्या आएगा आपका राइट आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। नोट करो, आगे पहुंचते हैं। फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं ना। थोड़ा जल्दी से भाई इसको नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 9। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है, किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, बिल्कुल 9 यानी 9वां प्रश्न है ना। न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा 3x माइनस के 2y, 3x माइनस के 2y अनुपात आपको दिया गया इसका x प्लस के 3y से, डन। और इसके बराबर दिया गया 5:6। तो आपसे पूछा है x रेशियो y का मान, x अनुपात y का मान क्या होगा। और इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन कराया है, अनुपात समानुपात मैंने पढ़ाया है। कैसे लगाओगे भाई, जल्दी से कोशिश करो। देखिए 2 चीज़ें आप समझ लीजिए, आपके अंदर ना एक संकल्प होना चाहिए भाई। अगर आपका बैक पेपर लगा है तो आप ना एक संकल्प आपके अंदर होना चाहिए कि इस बार मेरा पेपर निकलेगा, और निकलेगा ही नहीं, अच्छे नंबरों से निकलेगा, अच्छे नंबरों से निकलेगा। इस चीज़ का संकल्प आप में होना चाहिए, क्योंकि आपका संकल्प ही आपको आगे तक ले जाता है। लेकिन अगर आपने वही सोच लिया कि नहीं हमारे पास विकल्प हैं, कौन कौन से भैया विकल्प आप कहोगे, अरे कोई नहीं यार, केवल नॉर्मल मेरा पेपर निकल जाए बस। कुछ लोगों की सोच ऐसे होगी कि कुछ नहीं, बस पेपर निकले और मैं पास होने भर का नंबर पा जाऊँ। तो सोचो ज़रा, पहले से ही आपकी अगर सोच इतने नंबरों की है तो कैसे आप अच्छे नंबर पा सकते हो, चीज़ें कैसे सीख सकते हो। आपको केवल नंबर ही नहीं लाने हैं, आपको अच्छे नंबर लाने हैं। इसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं रेगुलर क्लास अटेंड करूँगा 8 बजे, रेगुलर 8 बजे अटेंड करूँगा। और एक चीज़ और, जो हमारे स्टूडेंट ना, विद्यार्थीगण जो हमारे 4th सेमेस्टर में है मेरे दोस्त, सब कुछ यही है भैया, सब कुछ यही है। 1-2 चैप्टरों को छोड़ दें, जैसे हमने रेशियो कहा तो रेशियो 4th सेमेस्टर में नहीं है, इसके स्थान पे आपकी त्रिकोणमिति आ जाती है, ठीक है ना। एक मैं कह लूँ लेगोरिथम, तो ये भी नहीं है। तो ये 2 चैप्टर छोड़ दें, बाकी सारे चैप्टर मेरे दोस्त सेम है, सफिशेंट है क्लास। अगर आप 4th में हो या 3rd में हो, आप ना बाकी चैप्टर सीख सकते हो। इसके लिए आप रेगुलर 8 बजे ज़रूर प्रेजेंटी दें अपनी, ठीक है। चलो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर देखो कितने साथी बता रहे हैं हमारे, क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। देखिए भाई, रेशियो को हम बटे में कह सकते हैं, हमने कितनी बार कहा है। तो 3x माइनस के 2y अनुपात को कर देंगे बटे, और ये हो जाएगा x प्लस में 3y बराबर 5 अनुपात 6 को मैं 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6×3 18x माइनस के 6×2 12y बराबर के 5x, और 5×3 कितना हो गया, 5×3 15y हो गया। घटाओ फटाफट तरीके से यहाँ पर। तो देखो ये 5x इधर आएगा तो माइनस में, और ये 12y माइनस से उधर जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 18y माइनस के आ गया 5y बराबर उधर बचा था 15y, ये 15y बचा था, और ये माइनस के उधर चला गया तो ये 12y हो गया। तो ये इधर कितना बचेगा 13y ना, ये भैया 13 5 18, 13y बराबर 5 2 7 1 1 2 27y। ये इधर x था, सॉरी भाई इधर x था, है ना, ये x था। तो 18x माइनस के 5x बराबर के 13x
भाई 18x से अगर हम प्लस का 5 इधर आ गया, माइनस के 5 हो गया, माइनस के 1 से घटाएंगे तो 18 से 5 गया 13। अब देखो 5x आपका इधर बचा, इधर आपका 5x इधर आ गया, इधर आपका 15y बचा, 15y प्लस में, ये माइनस के 12y उधर ले जाएंगे तो प्लस के 12y, 15 12 27y। तो अब x अनुपात y क्या आएगा भाई, देखो x ये y गुणे में इधर बट्टे में ले आओगे, इधर आपका 27 बचा और ये 13 कहाँ आ गया, बट्टे में आ गया। तो x की वैल्यू 13, y की वैल्यू x की वैल्यू 27, y की वैल्यू 13 आंसर, क्योंकि x और y ही पूछा था। 27 अनुपात 13 आपका सही जवाब है। 27:30 क्या है आपका राइट आंसर है। 27 अनुपात 13 क्या है आपका सही जवाब है। नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं। समझ गए हो ना क्वेश्चन को, चलिए ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10 और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। अगर चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो जाते जाते लाइक करते जाना, और सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब करते जाना। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या है, ये कह रहा 0.02 और कामा लगा है 0.32 का मिड रेशियो बताना है आपको, मध्यानुपात बताना है। मध्यानुपात बताओ, मध्यानुपात बताओ, बताओ मध्यानुपात बताओ भैया, इसका क्या आएगा जल्दी से बताओ। मध्यानुपात का फार्मूला मैंने बताया, मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ कि मिड रेशियो अगर हमें निकालना पड़ता है तो अंडर रूट के अंदर a इंटू बी हो जाता है। अगर हमें यहीं पर थर्ड रेशियो निकालना हो जाए तो वो होता है b² a होता है। बाकी चीज़ें आपको पता है, ये चीज़ मैंने इतनी बार बताई है कि आपको रट गई होंगी। चलो इसको बताओ क्या आएगा उत्तर, फटाफट से बताओ। इसको बताओ भैया क्या आएगा उत्तर। देखो इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो हमारा मध्यानुपात क्या आ जाएगा, मध्यानुपात क्या आ जाएगा सर, अंडर रूट के अंदर a b होता 0.02 गुणे के 0.32, 32 दूना 64, ये 64 आया। लेकिन बात समझने वाली ये है कि दशमलव कितने अंक पहले लगाएं। तो आपने ये तो भाई ये तो सब 3-4 में सिखाया जाता है कि दशमलव संख्याओं का गुणा, भाई गुणा करते हैं तो दशमलव ऐड होके लगता है। 2 यहाँ थे 2 यहाँ थे, दशमलव पूरा 4 अंक पहले लगेगा। तो 4 अंक बनाने के लिए 2 0 चिपका दो, ये आ गया। अब देखो यहाँ कैसे हो सकता है, यहाँ कैसे, इसको क्या कह सकते हो भाई, इसको मैं ये नहीं कह सकता हूँ दशमलव के 0.8 गुणे दशमलव के 0.8, 8 28 64, 00 4 अंक बाद। तो उत्तर क्या आएगा 0.08 आपका राइट आंसर। क्या आएगा 0.08 आपके प्रश्न का जवाब होगा। ठीक है ना। तो ये टोटल कितने 10 प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। देखिए अब ऐसे हम सोच रहे हैं एक सीरीज़ आपको चलाएंगे। सीरीज ये रहेगा कि मैंने सारे चैप्टर लगभग में पढ़ा दिए हैं। अभी मैं इस सप्ताह में, देखो जो इस सप्ताह ये सप्ताह होगा ना, इस सप्ताह में मैं आपके जो 3 चैप्टर बचे हैं इनको ख़त्म कर दूंगा। लघु गणक आपका एक मैराथन में पूरा खत्म हो जाएगा। मिड मीडियन मोड भी आपका एक मैराथन में खत्म हो जाएगा, जिसमें आपको समांतर माध्य भी निकालना पड़ेगा। देन आपका एक चैप्टर बचेगा बैंकिंग, उसको भी मैं करा दूंगा। तो 3 दिन में आपके ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे। बाकी चैप्टर वाइज अब क्वेश्चनों का क्या होगा, रिवीजन होगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चनों का क्या होगा, रिवीजन होगा। मेरे दोस्त एक बात समझ लीजिए, जब भी कोई चीज़ अगर आपको इतनी शिद्दत से पढ़ाई जाती है तो आप पढ़िए। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है ना, पूरी तो सब कुछ तो फ्री है भाई। जब आप लोग कहते हो कि सर ये चैप्टर पढ़ा दो, वो भी पढ़ाया जाता है, सब कुछ पढ़ा, तब क्यों नहीं पढ़ते हो? तब भी तो आपका फ़र्ज क्या है, पढ़ना भैया, क्योंकि आप लोगों के लिए तो क्लास पढ़ाई जा रही है। जल्दी से पढ़ लो, आपका भी बैक निकल जाए तो आपके जो साथी सहपाठी हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनको क्लासें दी जाएँ, है ना। तो उम्मीद करते हैं आज से आप अपना संकल्प ले लिए हो कि हमें अच्छे नंबर लाना है बैक में। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।